तो आज मैं बात करने वाला हूँ कॉमिक्स अनकैनी स्पाइडरमैन के बारे में, जो एक नया स्पाइडरमैन है और ये नए स्पाइडर यूनिवर्स में जुड़ने वाला है। तो कौन है ये नया स्पाइडरमैन? अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हमारे वीडियो में बने रहिए। वेलकम टू कॉमिक्स वॉज एक्सप्लेन बाय एबी। स्टोरी की शुरुआत होती है हाईवे के तेज रफ्तार कारों से और कुछ गैंगस्टर से, जो किसी के ऊपर लगातार हमला किए जा रहे होते हैं। वे उस वक्त काफी डरे होते हैं और वे किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। हमें बाइक पे सवार दो गैंगस्टर दिखते हैं, जिसमें से एक अपने साथी से पूछता है क्रैब वो जैक के हमले से कैसे बच सकता है, वो जैक को कैसे इतनी आसानी से चकमा दे सकता है और वे कैसे सॉकर के हथियार से बच सकता है। ये काफी नामुमकिन है। क्रैब को लगता है अगर हम हाईवे पे हैं तो हमें काफी आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी अंधेरे जगह चले जाएं तो हमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। और वो अपने रास्ते को बदल के वो पार्क में चला जाता है, जहाँ पे उसे लगता है कि उसे पकड़ना नामुमकिन होगा। और दूसरी तरफ क्रैब का साथी कहता है मुझे नहीं लगता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए और मुझे ये काफी खतरे से खाली नहीं लगता। क्रैब उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और कहता मैं स्पाइडरमैन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, उसके स्पाइडी सेंस यहाँ पे अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। क्रैब का साथी कहता है क्या तुम स्पाइडी के फैन हो? कहता है नहीं, बस कुछ जानकारी के लिए, और इसके अलावा भी मैं और बहुत कुछ करता हूँ। मेरे पास बस ऑर्गन्स चुराने का काम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे पास। क्रैब बताता है जो हाईवे पे हमारा पीछा कर रहा है वो इस वक्त भी हमारे पीछे है। इन टावर्स से दूर रहना है और बस हमें कुछ लोगों से बचना है। बस पूरे रास्ते की मैं जांच कर रहा हूँ। क्रैब बताता पार्क में कोई भी अस्थायी जगह नहीं है जहाँ पे वो स्पाइडी हमें आसानी से पकड़ सकता है। यहाँ पे चीजें काफी उबड़ खाबड़ होने के कारण उसे यहाँ आने में काफी तकलीफ होगी। क्रैब को लगता है कि ये स्पाइडर बस जंप कर सकता है और अपने वेब से स्विंग करता हुआ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन वो गलत होता है और अचानक वहाँ स्पाइडी आ जाता है, वो भी टेलीपोर्ट होकर। और उसे अचानक आता हुआ देख क्रैब काफी हैरान हो जाता है। स्पाइडी पहले क्रैब की बाइक को नीचे से टेलीपोर्ट करता हुआ ऊपर कर देता है, जिससे क्रैब और उसका साथी नीचे गिर जाते हैं। क्रैब की बाइक अभी भी हवा में टेलीपोर्ट हुई होती है और उसी वक्त स्पाइडी इतनी तेजी से बाइक को दोबारा टेलीपोर्ट कर देता है और बाइक इस वक्त एक पेड़ में जाके फंसी होती है और क्रैब का साथी भी टेलीपोर्ट होकर उसी वक्त नीचे गिरा हुआ होता है। ये सब देख क्रैब काफी हैरान हो जाता है और क्रैब भी उस वक्त नीचे गिरा हुआ होता है। क्रैब स्पेनिश में स्पाइडी से माफी मांग रहा होता है और वे उससे कहता है मैं जब भी घबरा जाता हूँ तो मेरे मुंह से मेरी मातृभाषा स्पेनिश बोलने लगता हूँ। वैसे मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है। वो स्पाइडी से इस तरह बात करते हुए वे उसे बहला रहा होता है ताकि उसके पास के रखे हथियार के पास वो जल्दी से पहुंच सके। स्पाइडी भी उससे बात कर रहा होता है और स्पाइडी को ये सब पता होता है कि ये अपने हथियार के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है ताकि ये मेरे ऊपर फायरिंग कर सके। और क्रैब अपने गन के पास पहुंच जाता है और वे उसे उठाकर तेजी से फायरिंग करने की कोशिश करता है। स्पाइडी उसकी गोली लगने से पहले ही अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और क्रैब कुछ देर बाद देखता है कि उसकी गन कटी हुई है और वो देखता है कि स्पाइडी के हाथ में एक सफेद चमकती हुई तलवार है। क्रैब बताता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे पास एक तलवार है, ये चीटिंग है, इसकी जानकारी हमें नहीं थी। और स्पाइडी उसी वक्त उसके चेहरे पर तेजी से पंच करता है, जिससे क्रैब नीचे गिर जाता। स्पाइडी चोरी किए हुए ऑर्गन के डिब्बे को उठाता है और उसे समेटने लगता। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद तभी एक आवाज आती हे दोस्त, और कुछ लोग स्पाइडी के चारों तरफ आ जाते हैं और एक आदमी बोलता कि तुम वही नए वाले स्पाइडरमैन हो ना, मैंने तुम्हें एक न्यूज़पेपर में देखा है। और एक आदमी कहता तुम काफी डेविल की तरह लगते हो, तुम बिल्कुल भी स्पाइडी की तरह नहीं लगते। और ऐसा लगता है कि डेविल ही सभी बुराइयों को खत्म करने निकल चुका है। और इसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि हमें ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं मिला जिसको लोग पूरी तरह से पसंद कर रहे होते हैं। एक आदमी स्पाइडी के पास आके वो उससे $20 का बिल साइन करने के लिए कहता है, यानी वो उससे $20 मांग रहा होता है क्योंकि उसे काफी भूख लगी होती है, खाने के लिए पैसे मांग रहा होता है स्पाइडरमैन से। स्पाइडी कहता है मेरे पास कोई जेब नहीं है, ना ही मैं पैसे लेके चलता हूँ, ना ही कोई खाने का सामान, तो मुझे माफ करना दोस्त। इन सब बातों के बीच एक आवाज सुनने के लिए मिलती है। एक औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है और स्पाइडी लोगों से पूछता है उसके बारे में। ये सब अभी चल ही रहा होता है, तभी एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है और एक तेज से रोशनी चमकने लगती है और हमें देखने के लिए मिलता है एक जायंट आयरन मैन आर्मर जो म्यूटेंट की मौजूदगी होने का पता लगा रहा होता है। स्पाइडी उसे देख काफी घबरा जाता है और वे लोगों से कहता है कि आप लोग पीछे रहिए और यहाँ पे आप शांति बरकरार रखते हुए सभी लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वे उस रोबोट को ही गालियां देने लगते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई म्यूटेंट नहीं है। स्पाइडी कहने पे वहाँ के सभी लोग शांत हो जाते हैं। लोग स्पाइडी की इस हरकत से काफी नाराज होते हैं और कहते हैं हमें अपनी जांच कराने के लिए कितने ईमानदार हैं हम। और एक आदमी अभी भी उसे $20 चाहिए था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। सेंटिनल वहाँ पे सभी लोगों को स्कैन करने लगता और स्पाइडी काफी डर जाता है। उसे लगता है कि सेंटिनल उसे स्कैन करते वक्त उसे वहीं पे मार देगा और स्पाइडी उस वक्त काफी डरा होता है। लेकिन स्पाइडी के कानों में एक आवाज आती है तुम शांत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। और स्पाइडी उसे सुन थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाता है। सेंटिनल का स्कैन पूरा हो जाता है और स्पाइडी देखता है कि सेंटिनल ने
उसके ऊपर थोड़ा भी हमला नहीं किया और उसके म्यूटेंट होने का उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। स्पाइडी ये सब सोच काफी खुश होता है। सेंटिनल के जाते ही वे आदमी दोबारा स्पाइडी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या खाने के लिए? स्पाइडी कहता, दोस्त मेरे पास कोई पॉकेट नहीं है, मुझे माफ करना। और वे दोबारा उस औरत के बारे में पूछता है। वे लोग कहते, कौन सी औरत? वे बताते हैं कि वे ऐसे ही चिल्लाती है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वे इन लोगों के खिलाफ है। वे वहाँ उस ट्री हाउस के पास रहती है और स्पाइडी अपने ऑर्गन के बॉक्स को दोबारा संभाल रहा होता है और वे उसे ले जाने की कोशिश करता, लेकिन उसी वक्त स्पाइडी कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, डैमी तुम्हारे पीछे एक्स-मैन का मुख्यालय है जो पूरी तरह से जल के राख हो गया था, इसे देखो यहाँ पर। स्पाइडी वापस उनके पास आता है। एक आदमी स्पाइडी से पूछता, दोस्त तुम वहाँ कुछ देर के लिए सुन पड़ गए थे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं या कोई परेशानी में तो नहीं हो तुम? स्पाइडी कहता, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और स्पाइडी उसकी बात को काटते हुए वहाँ से कहता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ इस बॉक्स को देने के लिए। स्पाइडी कहता, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। स्पाइडी वहाँ से चला जाता है और वे एक बड़े से चर्च के ऊपर जाके बैठा होता है और वे किसी से बात कर रहा होता है कि उसके ऊपर अभी भी काफ़ी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। स्पाइडी पीटर पार्कर से बात कर रहा होता है और पीटर उसे समझाता है, तुम्हें अभी भी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है और तुम्हें अपनी पार्किंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बाइक अभी भी पार्क के पेड़ में अटकी हुई है, जो अच्छी बात नहीं है। और हमें इस स्पाइडरमैन का चेहरा देखने के लिए मिलता है और ये होता है नाइट क्रॉलर। तो ये कौन है? ये होता है मेंबर एक्स-मैन का, जो कि अपने आप को काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट कर सकता है और इसकी बॉडी नीले कलर की होती है और ये एक म्यूटेंट होता है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे स्पाइडी इससे पार्क के हुए कुछ घटनाओं के बारे में पूछता है और उन सब में सुधार करने के लिए कहता है। और स्पाइडी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये सफेद चमकती तलवार कौन सी है और तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो नाइट क्रॉलर बताता है कि ये है एस्ट्रल कैटलेस और इसे ये मिली है इसकी माँ की वजह से, जो कि एक बहुत दुष्ट जादूगरनी होती है। कर्ट बताता कि उसकी माँ बचपन की उसकी ताकतों को इकट्ठा करके वो उससे इस तलवार को बनाती है और वे इसे इस तलवार को बेचना चाहती थी। मेरी माँ इस तलवार को मुझसे चुराना चाहती थी, लेकिन किसी तरह करते हुए मैं इसे उससे बचा लिया हूँ। पीटर उसकी बात को यहीं पे रोकते हुए उससे पूछता है कि तुम पहले हमेशा छिपते हुए काम करते थे और तुम छिपते हुए सभी लोगों की मदद करते थे, लेकिन अब तुम सभी लोगों के सामने आ रहे हो और लोग भी तुम्हें काफी अच्छे तरीके से अपना रहे हैं। स्पाइडी कहता, तुम्हें अब एक नई पहचान मिल गई है। स्कॉट अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोचता है कि वो एक टेबल बन गया होता है और वे अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में सभी लोगों को वहाँ मारने लगता है। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को वो मार देता है और इस चीज की एक रिकॉर्डिंग भी होती है जहाँ पे सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक नीला शैतान है जो वहाँ के सभी लोगों को मार रहा है। स्कॉट बताता कि मैं उस समय अपने पूरे काबू में नहीं था और कोई था जिसने मुझसे ये सब करवाया। स्पाइडी कहता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और उस बात को तुम भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होता। कॉट को आवाज दोबारा सुनाई देती है और वे कॉट से कहती है कि तुम बता दो तुम एक एल से बात कर रहे हो, और वो बताती है कि तुम अपनी माँ के बारे में उसे पूरी तरह से बता दो कि तुम्हारी माँ एक दुष्ट जादूगरनी थी और तुम एक शैतान में बदल जाते हो और तुम्हारे पिछले सभी दोस्त मारे जा चुके हैं। तुम इसे बता दो कि तुम इस वक्त एक ग्रेमलिन से बात कर रहे हो। कॉट उस वक्त कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और स्पाइडी कहता है दोस्त मेरे स्पाइडी सेंस में बहुत तेज खुजली हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। पीटर बताता कि शायद उस टुकड़े पे लगे हुए बैक्टीरिया के कारण ऐसा हो रहा है। तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त, और तुम्हारे ही वजह से मैंने कैराकोवा को छोड़ दिया है और तुम्हारे इस सूट की वजह से आज मैं एक सुपर हीरो हूँ। स्पाइडी अभी भी उससे मजाक कर रहा होता है और कर्ट अभी भी अपनी बातों में लगा हुआ होता है। मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें और भी बेहतर होता जा रहा हूँ। पीटर और कर्ट वहाँ से चले जाते हैं और ये रात यहीं पे खत्म हो जाती है। और यहाँ हमें दूसरी तरफ फल्चर की लैब दिखाई जाती है जो काफी हाईटेक लैब होती है। कर्ट यानी नाइट क्रॉलर के बारे में बात चल रही होती है और भी उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं कि वे एक चीज से काफी हैरान हो रहे होते हैं। सेंटिनल जो म्यूटेंट के डीएनए को स्कैन करने के लिए बना है वो आखिर कैसे कॉट के डीएनए को स्कैन नहीं कर पाया, उसे एक म्यूटेंट साबित करने में नाकाम रहा। जिसमें से एक साइंटिस्ट बताता है कि कॉट अभी भी हेल फायर गाला में ही है, लेकिन सेंटिनल उसका पता लगाने में कैसे नाकाम रहा ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। और भी दोनों बात कर रहे होते हैं कि अगर हम वहाँ पे कोई भी तबाही मचाते हैं या कुछ भी करते हैं तो मॉडलिंग डिवीज़न को
ये पूरा विश्वास होगा कि इन सब के पीछे कर्ट ही है। वे दोनों साइंटिस्ट एक म्यूटेंट की जांच कर रहे होते हैं जो बेहोशी की हालत में होती है। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि मॉडलिंग डिवीजन को अभी पता नहीं है कि डेवो ने मुझे हायर किया है, और ये दोनों मॉडलिंग डिवीजन के लिए काम ना करते हुए डेवो के लिए काम कर रहे होते हैं। तभी उस म्यूटेंट की आंख खुल जाती है और वे म्यूटेंट तेजी से उठती है। उस वक्त उसे देख ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। टॉम्स का साथी उससे कहता है, सर मैं क्या आपको संभाल सकता हूँ? तो टॉम्स उसकी बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मुझसे अभी भी दूर रहो। और तभी वहाँ हमें वल्चर देखने के लिए मिलता है और वल्चर आते ही अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है और मैंने बस लोगों के बीच बुराइयां ही फैलाई हैं, तो तुम मुझे डायरेक्टर वल्चर कह सकते हो। वल्चर म्यूटेंट पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और वे कर्ट के बारे में पूछता है क्या उसकी जानकारी उन लोगों को मिली है। तो वे बताते हैं कि सेंटिनल में कोई प्रॉब्लम है और इसकी वजह से उसकी जानकारी हमें अभी भी नहीं मिल रही है, और हमने उसकी जानकारी ली है और उसे नॉर्बॉट ने बनाया है, लेकिन तभी भी वो सेंटिनल नाकाम रहा उसके सैंपल को लाने में। वल्चर बताता अगर हमारे पास कर्ट का थोड़ा भी डीएनए सैंपल होता तो हम उससे कई सारी स्टडीज कर सकते हैं और हम उसके पूरे डीएनए से एक नई जेनेटिक म्यूटेशन और भी बना सकते हैं, लेकिन उसका ये डीएनए सैंपल हमारे पास नहीं है। वल्चर अपने साथियों से कहता है कि तुम उसके पास एक सेक्स टॉय भेजो और उसकी मदद से हमें उसका डीएनए सैंपल मिल सकता है। अगर हमें उसका थोड़ा भी सैंपल मिलता है तो आगे की जानकारी हमारे साइंटिस्ट उससे निकाल लेंगे और हम उसे अभी मार भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा मौका है इसका प्रशिक्षण करने के लिए। हमें ये सब जल्दी करना होगा और जब तक ना समझ अधिकारियों का मन बदल ना जाए। तो इस वक्त वल्चर अभी बहुत बड़े प्रॉब्लम में है क्योंकि उसे कर्ट की पूरी जानकारी चाहिए। उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो उस पर काफी प्रेशर दे रहे हैं क्योंकि इन सब चीजों को करने में काफी पैसा खर्च हो रहा है, और अगर वल्चर को कर्ट की जानकारी ना मिली या उसका सैंपल ना मिला तो वो इसे फंडिंग देना बंद कर देंगे और इससे इनका पूरा का पूरा प्लान खत्म हो सकता है। ये जेनेटिक म्यूटेशन और कर्ट का जल्दी से टेलीपोर्ट होना ये सब उन्हें नहीं मिल पाएगा ताकि वे इससे एक नई म्यूटेंट स्पीसीज तैयार कर सकें जो इनके लिए काम करती हो। अगली सुबह स्पाइडी का एक नया दिन शुरू होता है और वे सुबह सुबह ही पिज्जा खा रहा होता है और वहाँ पे एक आदमी होता है और एक लड़की जॉगिंग कर रही होती है। तो वे उसे पकड़ के और वे उसे चाकू दिखा के उससे पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कहती है मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, तुम इस फोन को रख लो और इस ईयर प्लग को। और ये सब स्पाइडी कहीं दूर से ही देख रहा होता है। तभी वो वहाँ पे आ जाता है और वे इस आदमी पर हमला कर देता है। स्पाइडी उस लड़की को बचा लेता है और वे उस बुरे आदमी की काफी बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है और स्पाइडी उस लड़की को पहचान रहा होता है और वे उससे कहता है कि तुम एलिस किक सुनो, और वे उससे बात कर रहा होता है और वे आदमी उस पर दोबारा हमला करता है। स्पाइडी उससे दोबारा बचकर और वे उस पर दोबारा हमला करता, वो आदमी उस वक्त वहीं नीचे गिर जाता। एलिस उसे टेलीपोर्ट होता हुआ देख स्पाइडी को टेलीपोर्ट होता हुआ देख एलिस काफी खुश होती है और वे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। एलिस स्पाइडी की काफी तारीफ करती है और बताती है कि मैं तुम्हारी एक बहुत बड़ी फैन हूँ, और वे स्पाइडी से डेट के लिए भी पूछती है। स्पाइडी उससे उस नेकलेस के बारे में पूछ रहा होता है तो वे बताती है ये नेकलेस म्यूटेंट को डिटेक्ट करने के लिए है और ये ऐसा लगता है कि ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसे ऑर्चिस वालों ने बनाया है, शायद ये खराब हो रहा हो। और स्पाइडी देखता है वो डिवाइस काफी तेजी से चमक रहा होता है और तभी वो गिरा हुआ आदमी अपना रूप बदलने लगता है और ये मिस्टेक होती है। स्पाइडी उसे रूप बदलता देख वहाँ से उसे उठाकर जल्दी से टेलीपोर्ट कर लेता है और ये सब देख एलिस काफी हैरान हो जाती है। तो ये सब यहीं पे खत्म होता है और यहाँ हमें दूसरी तरफ एक स्पेशल ऑफिसर देखने के लिए मिलते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो हथियार हम लेके जा रहे हैं इसे कस्टम पे कोई नहीं रोकेगा और हमें बस यहाँ 10 मिनट मिलेंगे, यहाँ हमें रुकना होगा। और कैमर अपने सभी साथियों को सब कुछ समझा रहा होता है और तभी वो एक लिफाफा खोलता है और उसके अंदर हमें कर्ट की फोटो देखने के लिए मिलती है और उसके बॉस उसे खत्म करने का उसे ऑफर देते हैं। कैमर इन सब के लिए तैयार हो जाता है और वे अपने ऑफिसर्स को बताता है कि हम एक मिशन पे जा रहे हैं एक म्यूटेंट को मारने के लिए, और ये सब हथियार और कर्ट को मारने का न्योता ऑर्चिस ने दिया होता है। तो ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होता है और कॉमिक्स खत्म होते हुए हमें एक संगठन देखने के लिए मिलता है ऑर्चिस, जो कि एक नई स्पेशल टास्क फोर्स टीम तैयार किया है जो कि कर्ट को मारने के लिए है। और यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा हाईटेक गैजेट देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि कर्ट को मारने के लिए काफी हैं। तो इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।